हेलो फ्रेंड्स, मोबाइल पाठशाला में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आज आप लोगों के बीच एक नए इंट्रोडक्टरी सेशन को लेकर के आया हूं। दोस्तों, इस सेशन का नाम है पारिस्थितिकी तंत्र या दोस्तों फूड चेन। ठीक है। अच्छा दोस्तों, इसे खाद्य श्रृंखला के नाम से भी जाना जाता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक फूड चेन छोटी सी बनी हुई है। देखिए, इसमें लीव्स या प्लांट्स वगैरह है। ठीक है। तो प्लांट्स क्या होते हैं या पेड़ पौधे या पादप क्या होते हैं दोस्तों, ये क्या करते हैं कि ये सूर्य की एनर्जी को सोख करके क्या करते हैं, सबसे पहले भोजन बनाते हैं। और भोजन किस फॉर्म में बनाते हैं दोस्तों? ग्लूकोज के फॉर्म में भोजन बनाते हैं। आप याद रखिएगा, पेड़ पौधे जो भोजन निर्मित करते हैं वो किस फॉर्म में होता है? वो ग्लूकोज के फॉर्म में होता है। लेकिन स्टोर किस फॉर्म में होता है दोस्तों? तो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है। ठीक है दोस्तों। अब इसे ये कीड़ा कंज्यूम करेगा तो इसके अंदर कुछ एनर्जी आ जाएगी। उसे फ्रॉग ने कंज्यूम कर लिया या मेढक उसे खा गया। अब मेढक को सांप खा गया, सांप को ये चील खा गई। ठीक है। और चील जब मरी दोस्तों तो क्या हुआ? उसके ऊपर बहुत सारी फफूद वगैरह जमाई और उसके अवशेषों से इस फफूद को या फंगस को क्या मिला? भोजन मिला। तो दोस्तों, यही एक छोटा सा क्या है, खाद्य श्रृंखला है, छोटी सी खाद्य श्रृंखला है। दोस्तों, अपने सेशन में आपको इसके बारे में विस्तार से बताएंगे। तो सेशन में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, हम आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि आप हमारे वीडियोस को कृपया लाइक शेयर करें और आप हमारे चैनल को कृपया सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। देखिए दोस्तों, भोजन के लिए जीवों की आपस में एक दूसरे पर निर्भरता जिस व्यवस्था को बनाती है उसे फूड चेन यानी खाद्य श्रृंखला कहते हैं। दोस्तों, पीछे फिगर में मैंने आपको बताया, देखिए पेड़ पौधे के ऊपर दोस्तों एक कीड़ा निर्भर था और कीड़े के ऊपर दोस्तों कौन निर्भर था? फ्रॉग निर्भर था। उसे नहीं खाएगा तो कैसे उसका काम चलेगा, कैसे जीवित रहेगा? और फ्रॉग को खाना स्नेक का काम है, तो वह फ्रॉग की सहजीविता पर निर्भर है। अच्छा दोस्तों, जो है सांप अगर ना हो तो ऐसे ही जो चील है उसका काम नहीं चलेगा क्योंकि उसे भोजन नहीं मिलेगा। और चील अगर मरेगी नहीं तो फफूद को खाना नहीं मिलेगा। या अपघटक जो है बैक्टीरिया वगैरह जो ऐसे ही डेड एंड डिकेइंग मैटर को खाते हैं या मृत पोषित जीव हैं जो, उनका काम नहीं चलेगा जब तक कोई मृत ना हो। इसलिए चील वगैरह जैसे मतलब जीव अगर मृत ना हो तो इनका भी काम नहीं चलेगा। और दोस्तों, अगर मृत पोषित जीव नहीं होंगे तो ये कैसे उन अवशेषों को क्या करेंगे, मिट्टी में कैसे मिलाएंगे? और मिट्टी में नहीं मिलाएंगे तो फिर से पेड़ पौधों को जो जरूरी न्यूट्रिएंट्स हैं वो नहीं मिलेंगे, जिससे वो अपना भोजन नहीं बना पाएंगे। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको एक बात बताता हूं। देखिए, मैग्नीशियम की जरूरत होती है दोस्तों, पेड़ पौधों को मैग्नीशियम की जरूरत होती है। अब मैग्नीशियम अपघटन से हो सकता है प्राप्त होती है। नाइट्रोजन की जरूरत पड़ती है पेड़ पौधों को प्रकाश संश्लेषण के लिए। तो नाइट्रोजन भी दोस्तों, जब मृत पोषी जीव अपघटन करते हैं किसी डेड एंड डिकेइंग मैटर का, तो दोस्तों नाइट्रोजन भी रिलीज होती है और नाइट्रोजन वो मिट्टी से प्राप्त हो जाती है पेड़ पौधों को, तो वह भी नहीं प्राप्त होगी। तो इसीलिए एक दूसरे पर सहजीविता है, तो एक पूरी की पूरी साइकिल बन जाती है, एक चेन बन जाती है दोस्तों। ठीक है। अच्छा, पेड़ पौधों की बात आ रही है तो देखिए, उत्पादक हरे पौधे, जिनमें जो हरे रंग के पौधे होते हैं दोस्तों, उनके अंदर क्लोरोफिल नाम का एक तत्व पाया जाता है, जिसकी सहायता से वो क्या करते हैं कि सूर्य की ऊर्जा को सोख करके उसको परिवर्तित कर देते हैं एक नई प्रकार की ऊर्जा में। आइए देखते हैं कैसे। देखिए दोस्तों, जो भी पेड़ पौधे हैं और जिसमें क्लोरोफिल मौजूद है तो वो कैसा कलर शो करते हैं? वो ग्रीन कलर के दिखते हैं या हरे कलर के दिखते हैं। जैसे कोई पेड़ की पत्ती है तो पत्ती हो सकता है ग्रीन कलर की हो। कभी कभी छोटे मोटे पौधों के तने भी ग्रीन कलर के होते हैं, टहनियां भी ग्रीन कलर की होती हैं। तो दोस्तों, वो तने भी जो ग्रीन कलर के हैं या हरे रंग के हैं, उनमें भी क्लोरोफिल मौजूद है, इसलिए वह भी प्रकाश संश्लेषण क्रिया करते हैं। ठीक है। अब पत्तियां ज्यादातर करके पेड़ों में हरे कलर की ही होती हैं। दोस्तों, होता क्या है कि क्लोरोफिल नाम का एक तत्व इसमें पाया जाता है। सेल के अंदर एक ऑर्गेनल होता है दोस्तों, या एक छोटा सा अंग होता है। ठीक है। उसे क्या कहते हैं दोस्तों? प्लास्टिड कहते हैं। अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि क्लोरोफिल किस ऑर्गेनल में पाया जाता है या कोशिका के किस अंग में पाया जाता है, तो प्लास्टिड में पाया जाता है। और दोस्तों, प्लास्टिड में किस चीज में भरा होता है? ग्रेनम में भरा होता है। ये इस तरह से छोटे छोटे दाने के आकार के कैप्सूल्स होते हैं दोस्तों। जैसे कैप्सूल नहीं होता है, कैप्सूल के अंदर आप देखते होंगे कि वो ऊपर से खोल सा होता है, प्लास्टिक जैसा वो दिखता है, उसके अंदर दवाई भरी होती है और उसे हम सीधा ही निगल लेते हैं। तो दोस्तों, उसी तरह के ये ग्रेनम होते हैं और इसके अंदर क्लोरोफिल भरा होता है। जब इसमें सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो वह सूर्य के प्रकाश को सोख लेता है और एक्टिवेट हो जाता है और उसी प्रकाश का इस्तेमाल करता है दोस्तों
किसमें, एक रासायनिक क्रिया करने में। दोस्तों देखते हैं वह रासायनिक क्रिया क्या है। उसमें यह होता है कि CO2 कार्बन डाइऑक्साइड जो हवा में मौजूद है उसे पेड़ पौधे सोख लेते हैं और एक तरह के रॉ मटेरियल की तरह यूज करते हैं। ठीक है, CO2 और पानी ये प्राइमरी क्या है, रॉ मटेरियल्स हैं। इसको ये लोग कन्वर्ट करते हैं पेड़ पौधे किसके प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में या सूर्य के प्रकाश के प्रेजेंस में और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में। किसमें कन्वर्ट करते हैं दोस्तों, ग्लूकोज में कन्वर्ट करते हैं, C6H12O6। और दोस्तों क्या रिलीज करते हैं पेड़ पौधे, ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन रिलीज करते हैं और थोड़ा सा पानी भी इसमें रिलीज होता है। ठीक है दोस्तों, ये जो C6H12O6 बन रहा है यही ग्लूकोज का क्या है, फॉर्मूला है। ठीक है, तो दोस्तों ग्लूकोज क्या है कि बहुत ही सिंपल मॉलिक्यूल है। अब इसको स्टोर करने के लिए पेड़ पौधों को क्या करना पड़ता है कि ग्लूकोज को कुछ कॉम्प्लेक्स चेन स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करना पड़ता है, तो उसे स्टार्च में चेंज कर लेते हैं और अपने अंदर स्टोर कर लेते हैं। जब कंज्यूमर्स इसे खाते हैं तो दोस्तों क्या करते हैं, वो इसी स्टार्च को तोड़ लेते हैं। जैसे हमने रोटी खाई तो रोटी में दोस्तों क्या होता है, स्टार्च होता है। हम उसे क्या करते हैं, सिंपलर मॉलिक्यूल्स में तोड़ लेते हैं, जैसे ग्लूकोज में तोड़ लिया स्टार्च को। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम ने हमारे या पाचन तंत्र ने। और दोस्तों ग्लूकोज क्या हुआ, वो हमारे ब्लड में पहुंच गया और खून में मिलने के बाद वह प्रत्येक कोशिका तक पहुंचेगा और प्रत्येक कोशिका उसका इस्तेमाल करेगी। ठीक है दोस्तों, तो ये पेड़ पौधे क्या है, एक तरह से प्राइमरी वो हैं दोस्तों, ये प्रोड्यूसर्स हैं। इन्हें प्रोड्यूसर्स कहा जाता है या उत्पादक कहा जाता है। ठीक है, उत्पादक, क्योंकि आप देखिए सूर्य की एनर्जी का या सूर्य की ऊर्जा का इस्तेमाल करके उससे एक नई ऊर्जा बना रहे हैं दोस्तों, और उस ऊर्जा का नाम है ग्लूकोज। ग्लूकोज के फॉर्म में उस ऊर्जा को बना रहे हैं और अन्य प्राणियों तक उसे पहुंचाया जा रहा है। तो ऊर्जा को बनाने वाला कौन है दोस्तों, ये पेड़ पौधे हैं जो कि हरे रंग के होते हैं, जिनमें क्लोरोफिल मौजूद होता है। तो आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों कि प्रोड्यूसर क्या होता है। आगे बढ़ते हैं, उत्पादक। दोस्तों क्लोरोफिल को बनाने के लिए पेड़ पौधों को एक तत्व की जरूरत होती है दोस्तों। वो तत्व कौन सा है, उसका नाम है मैग्नीशियम। दोस्तों मैग्नीशियम अत्यंत आवश्यक है और मैग्नीशियम ही क्लोरोफिल को बनाने के लिए जरूरी होता है। ठीक है, इसलिए इस बात को आप लोग याद रखेंगे। दोस्तों क्लोरोफिल पाया कहाँ जाता है, तो प्लास्टिड्स में पाया जाता है। प्लास्टिड सिर्फ और सिर्फ प्लांट की सेल में, मतलब के पादप की कोशिकाओं में ही मौजूद होते हैं प्लास्टिड। ठीक है, एनिमल सेल में या जीवों की कोशिकाओं में वो मतलब नहीं मौजूद होते। ठीक है, एनिमल सेल्स में नहीं मौजूद होते, सिर्फ प्लांट सेल्स में ही प्लास्टिड्स मौजूद होते हैं और प्लास्टिड्स के अंदर ही ग्रेनम में पाया जाता है क्लोरोफिल। ठीक है, ठीक है दोस्तों, उपभोक्ता क्या होते हैं, उपभोक्ता। दोस्तों उपभोक्ता वह होते हैं जो पेड़ पौधों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ठीक है, पेड़ पौधों से अपना भोजन प्राप्त करने वाले उपभोक्ता कहलाते हैं। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, शेर है तो शेर क्या पेड़ पौधों से अपना भोजन प्राप्त करता है? आपका जवाब हो सकता है कि ना में आए, परंतु दोस्तों यह सही नहीं होगा। आप देखिए शेर किसे खाता है, शेर हिरन को खाता है और हिरन अल्टीमेटली किस पे डिपेंडेंट है या हिरन किस पे निर्भर है, तो पेड़ पौधों पर ही निर्भर है। तो मतलब कि अगर पेड़ पौधे ना रहे तो शेर का भी काम नहीं चलेगा। ठीक है दोस्तों, इसीलिए उपभोक्ता वही होते हैं जो अपने भोजन के लिए प्राथमिक उत्पादकों पर निर्भर होते हैं। ठीक है, वो उपभोक्ता कहलाते हैं। दो तरह के उपभोक्ता होते हैं दोस्तों, एक तो होते हैं कि प्राइमरी या प्राथमिक उपभोक्ता, एक होते हैं द्वितीयक उपभोक्ता। ठीक है, प्राथमिक उपभोक्ता और द्वितीयक उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता दोस्तों वह जीव है जो सीधे का सीधे पेड़ पौधों से अपना भोजन ले ले, जैसे गाय हो गई या हिरण हो गया, तो वह सीधे पेड़ पौधों से अपना भोजन ले लेता है। ठीक है, उसे किसी और जानवर पर निर्भर रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। परंतु द्वितीयक उपभोक्ता होता है जो द्वितीयक उपभोक्ता होता है दोस्तों, वह सीधे पेड़ पौधों से अपना भोजन नहीं ले सकता। वो क्या करता है कि प्राथमिक उपभोक्ताओं का भक्षण करके अपना काम चलाता है। ठीक है, देखिए प्राथमिक उपभोक्ता और द्वितीयक उपभोक्ता। दोस्तों इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। हर्बीवोरस, इनको कहते हैं हर्बीवोरस या शाकाहारी जीव, जो पेड़ पौधों से सीधे अपना भोजन प्राप्त कर लेते हैं। और दोस्तों एक होता है कार्निवोर्स, जैसे कि शेर हो गया, चीता हो गया या सांप हो गया, ये सारे के सारे जीव पेड़ पौधों से सीधे अपना भोजन नहीं प्राप्त करते। ये क्या करते हैं, दूसरे जीवों को खा करके अपनी ऊर्जा की पूर्ति करते हैं। ठीक है, जो अपना भोजन प्राथमिक उपभोक्ता से प्राप्त करते हैं वे द्वितीयक उपभोक्ता होते हैं। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं। तृतीयक उपभोक्ता दोस्तों क्या होते हैं? तृतीयक उपभोक्ता दोस्तों देखिए, जब कोई प्राथमिक उपभोक्ता या द्वितीयक उपभोक्ता मृत हो जाता है तो इसका अपघटन शुरू हो जाता है दोस्तों। अपघटन की क्रिया में कुछ तो बड़े जीव भी शामिल होते हैं, जैसे कि गिद्ध हो गया या लकड़बग्घा हो गया। तो दोस्तों इस तरह के जो जीव है ना वो मृत पोषी जीव होते हैं, और फंगस भी इसमें आ गई, फफूंद भी आ गई, मशरूम वगैरह भी आ गए, तो ये मृत पोषी जीव हैं। तो दोस्तों ये क्या करते हैं, ये प्राथमिक उपभोक्ताओं का भी भक्षण करते हैं और द्वितीयक उपभोक्ताओं का भी भक्षण करते हैं, ठीक है, और जरूरी तत्वों को फिर से मिट्टी में वापस पहुंचाने का काम करते हैं। इसीलिए तृतीयक उपभोक्ता सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे इकोसिस्टम में, ठीक है, या हमारे पारिस्थितिकी तंत्र में। दोस्तों सर्वाहारी किन जीवों को कहते हैं? दोस्तों वो जीव जो पेड़ पौधों को खाकर भी अपना काम चला सके और जो दूसरे प्राथमिक उपभोक्ताओं का भक्षण करके भी अपना काम चला सके। तो मनुष्य दोस्तों क्या है, एक तरह का सर्वाहारी जीव माना जाता है, ठीक है, जो कुछ भी खा सकते हैं। मतलब कुछ भी का मतलब ये नहीं है कि टेबल कुर्सी या प्लास्टिक वगैरह खा के अपना काम चलाएगा, ऐसी बात नहीं है। जो प्राथमिक और द्वितीयक उपभोक्ताओं को भी खा सकता है और पेड़ पौधों को यानी कि उत्पादकों को भी खा करके अपना काम चला सकता है, ठीक है। तो मनुष्य हो गया तिलचट्टा, मतलब कि कॉकरोच दोस्तों कुछ भी खा सकता है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए अब इसमें एक छोटी सी फूड चेन बनी हुई है। देखिए यहाँ पे उत्पादक है, कोई पेड़ पौधे हैं यहाँ पे, ठीक है। आप ऐसा मान लीजिए कि यहाँ पे पेड़ है कोई, अब यहाँ पे हिरन है, प्राथमिक उपभोक्ता एक हिरन है। अभी वहां फिगर में मैंने ये चीज आपको बताई, ठीक है। अब हिरन ने इस पेड़ को खाया, इसको खाने के, या खरगोश की यहाँ पे लिखा हुआ है। अब बाघ और शेर ने क्या किया, इस हिरण को खाया, ठीक है। और अंतिम उपभोक्ता सपोज बाघ मर गया या खरगोश मर गया, तो दोस्तों ये मिट्टी में ऐसे पड़ा रहेगा तो गिद्ध क्या करेगा, उड़ के आएगा और मृत पोषी जीव है तो इसे भी खा करके इसका अपघटन करेगा, ठीक है। तो ये अंतिम उपभोक्ता में गिना जाएगा, ठीक है। अच्छा दोस्तों, अपघटक खाद्य श्रृंखला के तल में रखा जाता है। सबसे नीचे जो है खाद्य श्रृंखला में कौन होते हैं, अपघटक होते हैं, क्योंकि यह फूड चेन के प्रत्येक चरण पर अपना कार्य करता है, ठीक है। फूड चेन के हर एक चरण पर अपना ये कार्य करेगा। यहाँ पे अगर प्राथमिक उपभोक्ता की मृत्यु होती है तब भी अपना कार्य कर सकता है, द्वितीयक उपभोक्ता है तो भी वहां पे अपना काम कर सकता है। पेड़ पौधों की पत्तियां अगर मिट्टी में गिर गई हैं तो दोस्तों कई सारे बैक्टीरिया क्या करते हैं, उसको सड़ा करके उसको भी कंज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हर चरण पे हमेशा काम करता रहता है, ठीक है। इसीलिए इसको हमेशा किस पे रखा जाता है, खाद्य श्रृंखला के तल पर रखा जाता है, ठीक है। अपघटक को फूड चेन में कहाँ रखा जाता है, तो अंत में रखा जाता है। आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है एग्जाम्स में। आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों ये देखिए, उत्पादक है मतलब कि पेड़ पौधे, पिरामिड शैली, सीधा पिरामिड शैली इसको बोलते हैं। उत्पादक मतलब यहाँ पे पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधों को खाने वाले प्राथमिक उपभोक्ता मतलब हिरन हो गए, खरगोश हो गए, ये सारे जीव, मेढक वगैरह। अच्छा, द्वितीयक उपभोक्ता में आ गए वो जीव जो प्राथमिक उपभोक्ताओं को खाते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे हिरन, खरगोश इत्यादि हैं तो यहाँ पे शेर, बाघ, चीता ये सारे आ जाएंगे। और तृतीयक उपभोक्ता में दोस्तों कौन से हो गए, लकड़बग्घा हो गया या सियार हो गया या गिद्ध हो गए, ये सारे इन दोनों का भक्षण करते हैं, ठीक है, और जरूरी तत्वों को फिर से मिट्टी में वापस पहुंचाते हैं जो उत्पादकों तक पहुंच जाता है। आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे एक विस्तृत फूड चेन बनी हुई है, ठीक है। आप देखिए पौधे उत्पादक है। अब देखिए ये सारे के सारे दोस्तों क्या है, प्राथमिक उपभोक्ता है, सारे के सारे प्राथमिक उपभोक्ता है। मतलब कि चूहा, टिड्डा, खरगोश, ठीक है, ये सारे के सारे प्राथमिक उपभोक्ता हैं। तो एक साथ यहाँ पे कई सारी फूड चेन आपको दिख सकती है। अब टिड्डे ने पेड़ पौधों को सीधे खाया, ठीक है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर टिड्डे को खा लेगी छिपकली, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी, द्वितीयक उपभोक्ता हो जाएगी, क्योंकि ये किसका भक्षण कर रही है, प्राथमिक उपभोक्ता का भक्षण कर रही है। और छिपकली को खा सकता है बाज, ठीक है, छिपकली को खा सकता है, ठीक है। और सांप यहाँ पे देखिए चूहे को खा सकता है, खरगोश को भी खा सकता है, तो इन सांप को भी बाज खा सकता है, इसीलिए वह तृतीयक उपभोक्ता में गिना जाएगा। अच्छा दोस्तों, इन सब का अपघटन
इन सब का अपघटन दोस्तों कौन करेंगे? अपघटक करेंगे। अपघटक दोस्तों क्या होते हैं कि ये मिट्टी में मौजूद कुछ बैक्टीरिया हो सकते हैं, फंगस हो सकती है। आपने देखा होगा कि किसी मरी हुई चीज के ऊपर ढेर सारी फंगस वगैरह जम जाती है, या उसको ज्यादा समय के लिए छोड़ दिए तो उसमें से बदबू आने लगती है, वह सड़ने लगता है, काले कलर का हो जाता है दोस्तों, धीरे धीरे खत्म भी हो जाता है। तो क्या गायब हो जाता है वो? ऐसी बात नहीं है दोस्तों। क्या होता है कि उसमें जो पोषक तत्व हैं उनको क्या करते हैं कि जीव, कुछ छोटे छोटे जीव जंतु या बैक्टीरिया वगैरह उसे खा डालते हैं, ठीक है, और उसका अपघटन हो जाता है और मिट्टी में तत्वों को ये वापस पहुंचा देते हैं जहां से वो आए थे। अच्छा दोस्तों, देखते हैं 10% लॉ। 10% लॉ किसे कहते हैं? ठीक है, ये 10% लॉ दोस्तों एक वैज्ञानिक ने दी थी, उसका नाम था लिंडमैन। लिंडमैन, या इसे लिंडमैन लॉ के नाम से भी जाना जाता है। लिंडमैन लॉ के नाम से भी इस लॉ को जाना जाता है। दोस्तों इस लॉ में क्या है, मैं आपको हिंदी में समझा देता हूं बड़ी ही आसानी से। देखिए, देखिए दोस्तों, लिंडमैन लॉ क्या है? ये दोस्तों सूर्य जो है लगातार क्या है कि ऊर्जा को हमारी पृथ्वी पर वितरित कर रहा है, लगातार हमारी पृथ्वी पर वितरित कर रहा है। तो लिंडमैन के अनुसार जो पेड़ पौधे हैं वो क्या करते हैं, जितनी भी ऊर्जा सूर्य छोड़ रहा है उसका मात्र 1% ही कैप्चर कर पाते हैं। तो सपोज 1% सूर्य की ऊर्जा है 10,000 जूल इसने छोड़ा पृथ्वी पर। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं। अब इसका 1% दोस्तों कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 100 जूल, ठीक है। 100 जूल इसने पेड़ ने ले लिया। अब दोस्तों 10% लॉ के अनुसार आगे जो प्राइमरी कंज्यूमर है या प्राथमिक उपभोक्ता है, जब वो इस पेड़ पौधों की पत्तियों को खाएगा तो दोस्तों यहाँ पे वो उससे मात्र कितनी ऊर्जा ले पाएगा? दोस्तों कितनी ऊर्जा ले पाएगा? 10% ही ले पाएगा। इसका मतलब यह नहीं है कि वो बहुत कम ऊर्जा पा रहा है, मतलब कि 100, अगर मान लीजिए 100 हिरण है और ढेर सारे पेड़ पौधे हैं, तो उसको इस पेड़ पौधे से प्राप्त कितनी ऊर्जा प्राप्त हो सकती है? तो टोटल 10% ऊर्जा आगे बढ़ेगी, ठीक है। तो 100 जूल की 10% मतलब कि 10 जूल ऊर्जा इन सारे में वितरित हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब इसे जो खाएगा कोई भी जानवर हो सकता है, सपोज शेर है, शेर ने इसको खाया तो इसके पास भी 10% ऊर्जा जाएगी, तो इसके पास सिर्फ 10 जूल जाएगी, ठीक है। तो इसी को कहते हैं 10% लॉ, ठीक है। प्राथमिक उपभोक्ता को पेड़ पौधों से कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है दोस्तों? 10% प्राप्त होती है, जितना कि वो कंज्यूम कर पाते हैं सूर्य से। और सूर्य से वो कितना ले सकते हैं दोस्तों? सूर्य से जितनी भी ऊर्जा पृथ्वी पर आ रही है उसका सिर्फ 1% ले सकते हैं। और पेड़ पौधों से ये जीव जो पेड़ पौधों को खा रहे हैं उसका 10% ले सकते हैं। और द्वितीय उपभोक्ता दोस्तों कितना ले सकते हैं? वो जितना इसके पास है उसका 10% ले सकते हैं, ठीक है। आ जाते हैं अपनी स्लाइड पे। देखिए दोस्तों इसमें लिखा क्या है। हायर कार्निवोर्स सिमिलरली आर एबल टू रिटेन ओनली 10% ऑफ एनर्जी प्रेजेंट इन प्राइम कार्निवोर्स। इट इज कॉल्ड 10% लॉ विच वाज प्रपोज्ड बाय लिंडमैन इन 1942। दोस्तों वही बात लिखी हुई है जो मैंने आपको अभी समझाई। दोस्तों देखिए, अगर बायोमास है 100 कैलोरी, ठीक है, तो बायोमास 100 कैलोरी इसमें हर्बीवोर तक पहुंची, ठीक है दोस्तों। अब देखिए बायोमास 10 कैलोरी पहुंची कार्निवोर 1 के पास और 10% पहुंची, और कार्निवोर 2 के पास भी 10% पहुंची। तो इसी को कहते हैं लिंडमैन की 10% लॉ। दोस्तों इससे संबंधित प्रश्नों के साथ मैं जल्द ही आप लोगों के बीच उपस्थित हूंगा। और दोस्तों मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप हमारे चैनल को कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद।